हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा 11th सेट्स का सेकेंड लेक्चर है, जो कि हम सेट्स को स्टार्ट किए थे 11th के मैथ में। सेट्स को स्टार्ट किए थे, सेट्स यानी समुच्चय। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए कि अगर आप 10th के छात्र हो या 10th में अभी जाने वाले हो 11th में, या फिर आप 11th के छात्र हो और आपको मैथ में कोई भी दिक्कत हो और आप मैथ के स्टूडेंट हो, कोई भी टॉपिक में समझ में नहीं आता हो, क्योंकि देखिए जब आप 10th में मैथ पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ें लिमिटेड थी, कम से कम चीज़ें पढ़ना था और कम से कम में हम लोगों को सारा चीज़ बनाना था, करना था। लेकिन जैसे ही आप 11th में पहुंचते हैं तो वैसा ही एक समुंदर की तरह हम लोगों के पास नॉलेज बिखरने लगता है। मतलब इतना है, इतना है, इतना कि आप जितना बटोर सकते हैं बटोरिए। उस सिचुएशन में आपको ना ही कुछ समझ में आएगा, ना ही कुछ पता चलेगा। तो इसके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, मैथ का सीरीज़, जिसमें हम हर एक चैप्टर का बेसिक को बताएंगे। और अगर आप यहाँ से एक बार देख लेते हैं वीडियोस तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ के 11th के मैथ में। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सबसे पहले सेट्स के बारे में जाने थे कि सेट्स क्या है। फिर हमने क्या पढ़ा? सेट्स के प्रकार पढ़ा, जिसमें अंतिम तक हम लोग पहुंचे थे परिमित और अपरिमित सेट्स तक। अब यहाँ से हम लोग आराम से एक एक चीज़ों को देखेंगे। अब ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, थोड़ा मोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम आपको अच्छे से बताएंगे। अगर आपको पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए, आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले, तो आप दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को दोस्त अपने जो भी आपके करीबी हो, फ्रेंड्स हो, 11th के स्टूडेंट हो या 10th से 11th में जाने वाले हो, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है, अभी ये खुलने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टूडेंट 11th में पहुंच गया है वो अगर मैथ ले लिया है तो सबसे पहली बात तो कितना स्टूडेंट मैथ पढ़ता ही नहीं है, 11th ही नहीं पढ़ता है। जो इस चीज़ के लिए मतलब जागरूक नहीं है, सिंसियर नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है, एकदम छोड़ दिया, डायरेक्ट जाकर 12th में पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे। तो अगर ये सब बातें हैं तो आपको भूलना पड़ेगा ये सब बातें, और एक बार मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड आगे तक रहिएगा, 12th के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि 11th कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ देते हैं कोई भी कारणवश या कुछ भी हो, आप अपने मस्ती के चक्कर में या कोई भी चक्कर में आप उसको छोड़ते हैं, तो ये आप आगे जाकर के बहुत पछताने वाले हैं। समझ आया? तो अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर स्टूडेंट हैं तो पूरा का पूरा एक एक चीज़ों को अच्छा से समझना है, देखना है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर पूछना है। हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच चुके थे कहाँ तक? ये सब संकेत वंकेत याद रखना है आप लोगों को कि कैसे संकेत होता है। फिर हम बताए थे कि परिमित किसको कहते हैं, समुच्चय, अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था द एंड वीडियो 1। अब हम यहाँ से हम आपको बताएंगे समान समुच्चय किसको कहते हैं। अभी समुच्चय के प्रकार में ही हम लोग हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि समान समुच्चय किसको कहते हैं। समान समुच्चय किसको कहते हैं? समान समुच्चय जिसको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। सिंपली जैसे ही आप इस वर्ड को देखिएगा इक्वल, वैसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसा सेट जो इक्वल होगा, वैसा दो समुच्चय जो इक्वल होगा उसको हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। दो दिए गए समुच्चय ए और बी में यदि ए के प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाता है। स्पष्टता, दोनों समुच्चयों के में तथ्य समान अवयव होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो समुच्चय दिया गया, एक समुच्चय ए है, ए में कितना अवयव है? 4 अवयव है, 1 2 3 4। और एक समुच्चय बी है, बी में कितना अवयव है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 अवयव है। तो सेट ए जो है सेट बी के समान समुच्चय कहलाएगा और बी जो है ए के समान समुच्चय कहलाएगा। इसका रीज़न ये होगा कि जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसका अवयव जरूरी नहीं है कि एकदम अकॉर्डिंग इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग ही इसमें भी हो, नहीं, पोजीशन इधर उधर हो सकता है। एक यहाँ पे है लेकिन इसका एक यहाँ पे है, 3 इसका यहाँ पे है लेकिन इसका 3 फर्स्ट में। तो पोजीशन कहीं रहे उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोगों को लेना देना है बस इस बात से कि क्या जो अवयव है, इसमें कितना अवयव है? 1 2 3 4 अवयव है और 1 2 3 4 ही है। क्या इसमें भी 1 2 3 4 है? बिल्कुल है, 1 2 3 4 है। वैसे ही हम लोग कहेंगे कि ये समान समुच्चय होगा या नहीं होगा। अगर हम एक एग्जाम्पल दें आप लोगों को और पूछे कि बताइए कि ये समान समुच्चय है या नहीं है, तो आपको बेहतरीन तरीके से ज़रूर बताना है। जैसे कि एक हम यहाँ पे दिए समुच्चय ए बराबर ए ई आई ओ यू,
वॉवेल का है, और एक हम दिए समुच्चय बी, एक हम दिए समुच्चय बी। समुच्चय बी में हम दे देते हैं ई आई ए ओ एन। अब आप बताइए क्या ए और बी समान समुच्चय है? ए और बी समान समुच्चय है तो आपको ना ज़्यादा परेशानी लेना है, ना ज़्यादा कुछ सोचना है, सिंपल कहना है कि ए और बी जो है वो समान समुच्चय नहीं है। रीज़न ये है कि ए का सभी अवयव यानी जितना भी इसमें अवयव है क्या बी में है? बिल्कुल, ए का सभी अवयव बी में है, लेकिन एक ऐसा भी अवयव है जो बी में नहीं है। कौन? यू इसमें नहीं है। अब बी को देखिए, क्या बी का सभी अवयव ए में है? तो बी का सभी अवयव तो ए में है, लेकिन ए इसमें नहीं है। तो यानी दोनों का अवयव को बस देखना है। बस इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है पहचानने में और थोड़ा सा मिलाने में कि ए को किस में है, बी में है या नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और सटीक आंसर एकदम बताना है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि ये समान समुच्चय नहीं है, ए ना ही बी का समान समुच्चय है और बी ना ही ए का समान समुच्चय है। सिंपल है बहुत, कुछ इसमें ज़्यादा लॉजिक तो लगाना ही नहीं। जैसे एक और हम दे दिए हैं, अब बताना है आपको कि समान समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, फटाक से बताइएगा। जैसे एक्स समुच्चय एक्स शब्द इतना, ठीक है, एक समुच्चय एक्स है, कैपिटल एक्स रहेगा, जिसका ए एल एल ओ वाई। अगर हम इसको समुच्चय बनाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये होगा कि जो रिपीटेड लेटर है वो हट जाएगा, क्योंकि हम बोले थे ना कि समुच्चय में कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। समुच्चय में कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी उसका अवयव हो, जो भी उसका अवयव हो, वो अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए समुच्चय में। तो इसमें एल रिपीट हो रहा था तो इसको हटाना पड़ेगा। बचेगा क्या? एल ओ वाई। एल कहाँ चले गए? एल ओ वाई। ये है एक्स का एक समुच्चय का। बी का समुच्चय क्या है? लोयल है ना। बी का समुच्चय है एल ओ वाई ए एल। अब इसमें हम क्या बोले थे कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। एल रिपीट हो रहा है तो एल को हटाना पड़ेगा, एक ही बार रखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार रखना पड़ेगा। तो यानी बी बराबर एल ओ वाई ए। हम जितना बोलते हैं उतना, जैसे कि हम क्या है ना, आपको अगर ज़्यादा किताबी भाषा में लेकर जाएंगे कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होता है, वैसे नहीं वैसे होता है, तो हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से जाने लगे और समझ में नहीं आए। लेकिन हम एकदम रियल लाइफ से एकदम जैसे कि घर में कोई भी काम करते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे अगर हम कोई भी चीज़ को बताते हैं आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। फिर लगेगा ही कि नहीं कि पढ़ रहे हैं। तो सिंपली हम बता रहे हैं कि कोई रिपीट कर रहा है तो उसको हटाओ, ऐसे करो ऐसे करो, एकदम सिंपल। मतलब जैसे हम लोग रियल लाइफ में कोई भी चीज़ करते हैं एकदम वैसा ही, ना ज़्यादा इसमें कुछ सोचना है ना ज़्यादा कुछ करना है। यानी कि ये हमारा समान समुच्चय है या नहीं है देखना है। तो देखना है तो क्या देखना है? इसके अवयव को देखना है। ए इसमें है, इसमें भी है। एल इसमें है, इसमें भी है। ओ इसमें है, इसमें भी है। वाई इसमें है, इसमें भी है। इसका भी इससे मिला लो। एल इसमें है। ओ इसमें है, वाई है। मिला लिए, दोनों मिल गया। यानी कि हमारा एक्स जो है वो बी का समान समुच्चय। इन्हें पूछा था एक्स शब्द अलॉय के अलाव है, एलॉय है, के अक्षरों के समुच्चय तथा बी लोयल के अक्षरों के समुच्चय क्या समान समुच्चय होंगे? तो हम कहेंगे कि हाँ समान समुच्चय हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। एकदम पहुँच गए हैं सबसेट पढ़ने के लिए। कहाँ पहुँच गए? सबसेट यानी कि उप समुच्चय किसको कहते हैं? ठीक है, सबसेट बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें इसके लिए। तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए बी का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। बहुत ही इजी है। ठीक है, उपसमुच्चय देखिए हम आपको बताते हैं। अगर हम एक सेट ए लिए हैं, ए सेट जो लिए इसमें अवयव है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इतना हमारे पास अवयव है ए में। दूसरा सेट बी लिए, बी का अवयव जो है 2 है, 4 है, बस इतना ही रहने देते हैं। 2 है 4, बी का अवयव जो है 2 है और 4 है। तो अब यहाँ पे बात बस ये आपको सोचना है, कि क्या ए का जो भी अवयव है वो बी में है। यानी बी का कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम ऐसे बोलेंगे ना कि ए का सभी अवयव बी में है लेकिन बी का सभी अवयव ए में है, लेकिन तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा इस वजह से। तो उस समय खुद को कंट्रोल करो, खुद को रोको और जो बोल रहे हैं उसको पहले ध्यान से सुनो। हम कह रहे हैं कि ए बराबर 1 2 3 4 5 अवयव है ना इसमें, जो कि 1 2 3 4 5 है। बी में 2 और 4 है। तो हम कह रहे हैं कि क्या, सुनिएगा ध्यान से, क्या बी के सभी अवयव ए के अवयव हैं? बिल्कुल है। सुनिएगा ध्यान से, बी के प्रत्येक अवयव ए के अवयव हैं? हाँ हैं।
ए के प्रत्येक अवयव बी के अवयव है? नहीं है। ए का प्रत्येक अवयव बी का कैसे है? ए का 1 बी में है? नहीं है। ए का 5 बी में है? नहीं है। ए का 3 बी में है? नहीं है। लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है कि नहीं? बी में 2 है, इसमें भी 2 है, बी में 4 है, इसमें भी 4 है। बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है। तो इसी सिचुएशन में हम लोग कहते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या कहते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर आपको कुछ पल्ले पड़े, बहुत आसान है, किसी भी प्रकार का इसमें कंफ्यूजिंग तो है ही नहीं, बहुत ही आसान है। अगर पल्ले पड़े तो हम ज़्यादा इससे बाहरी बातें अगर करने लगेंगे तो हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाइए, इसलिए बाहरी बातें हम ना करके हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाएं। अब बताइए, ये समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया कि और ये हमारा साइन हो जाएगा कि बी जो है वो ए का सबसेट है। बी जो है ए का सबसेट है, यानी कि बस हम लोगों को ये देखना है। और ए जो है बी का अधिसमुच कहलाता है और बी जो है ए का उपसमुच कहलाता है। तो अभी आपको अधिसमुच पे ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि वो इतना मतलब है नहीं उससे, मतलब है हम लोगों को बी से, इसलिए हम बी के बारे में बता रहे हैं कि बी जो है ए का उपसमुच है, ना कि ए जो है बी का उपसमुच है। इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन सिर्फ आपको इसमें नहीं होना चाहिए कि कौन किसका उपसमुच है। जैसे कि इसमें हम ए का प्रत्येक समुच बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उपसमुच है। ये ऊपर वाला में जो लिखा हुआ है उल्टी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजिंग मत होइएगा, इसको अब भूल जाइए। एक बार बता दिए ना, उसको भूल जाइए, अब इस पे आ जाइए। बी का प्रत्येक अवयव ए में है? बिल्कुल है। बी का प्रत्येक अवयव ए में है? बिल्कुल है। क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है? नहीं है। तो बी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए हम लोग कहेंगे बी ए का उप समुच्चय है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला लिखा हुआ था दूसरा एग्जाम्पल के लिए, हम दूसरा यहाँ पे बताए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। जो भी हम इसमें बताएं कोई गलत नहीं है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। बस आपको ध्यान रखना है जिसका सारा अवयव अगला का अवयव हो। बी का सभी अवयव ए का अवयव है तो बी ए का उपसमुच होगा। लेकिन हम अगर कहते कि ए का सारा अवयव बी का अवयव है, नहीं है, तो ये बी का उपसमुच नहीं होगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। कुछ है इसमें? है? बताइए, याद रहेगा आपको? रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन कब किसका उपसमुच होगा? उपसमुच का साइन याद रहेगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखा जाता है। अगर सबसेट नहीं है तो लगा देंगे बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ ए, डी इज अ नॉट सबसेट ऑफ ए, ऐसे करके लगा सकते हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ से एक और प्रश्न उठता है। अगर एक सेट दिया हुआ ए बराबर 3 और 5, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है 3 और 5, और एक सेट दिया हुआ है 3, एक सेट दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है 3, सेट सी दिया हुआ है 5, सेट डी दिया हुआ है 3 और 5, और एक सेट ई दिया हुआ है 5। 5 क्या बोले थे? 5 बोले थे रिक्त समुच्च को बोलने के लिए, इम्पटी सेट को बोलने के लिए। इम्पटी सेट कहने का मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं है। अब चारों को ध्यान से देखिए और इसको देखिए, क्या बी ए का सबसेट है? क्या बी ए का सबसेट है? बी ए का सबसेट है तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसका सारा अवयव इसमें है। बी का एक ही तो अवयव है 3 जो कि इसमें है, तो बी ए का सबसेट। क्या सी ए का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 है इसका अवयव और इसका एक ही अवयव 5 है जो कि सारा अवयव इसमें है, यानी 5 है, तो सी सब। डी सबसेट कह सकते हैं हम ए का? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसका जो अवयव है सारा 3 और 5, इसमें भी सारा अवयव है। मतलब बस देखना ये है कि जिसका सबसेट हम लोग खोज रहे हैं, क्या उसका सारा अवयव उसका अवयव है? क्या डी का सारा अवयव ए का अवयव है? तो डी का सारा अवयव ए का अवयव है, बस डी ए का सबसेट हो गया। बस इतना देखना, इससे ज्यादा कुछ मत देखना है, ठीक है। क्या सी का सभी अवयव ए में है? तो सी का सभी अवयव ए में है, सबसेट हो गया। अब ई फाई, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने लायक बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ई बराबर फाई यानी रिक्त समुच्च। क्या रिक्त समुच्च का सभी अवयव ए का अवयव है? तो रिक्त समुच्च में तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं क्या इसमें नहीं होगा, यानी फाई भी एक सबसेट होता है। यानी कि कोई भी सेट हो,
अगर एक सेट हम ए बराबर दे दे, ए तो दे दिए थे, अभी जेड देते हैं, जेड बराबर दे दे 1 2 3, और अगर हम आपसे पूछे ए बराबर ये हमारा ब्लैंक सेट हो गया, मतलब इम्पटी सेट हो गया, 5 हो गया, और बी हमारा हो गया 9। अब बोलेंगे कि जेड का कौन सबसेट है, ए या जेड, ए या बी कौन जेड का सबसेट है? तो आप फटाक से बोलिएगा कि ए है, बी नहीं है, क्योंकि बी में तो 9 है। क्या 9 इसमें है? कहीं पे नहीं है, बी नहीं होगा। और 5 हमेशा यानी कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट 5 जरूर होगा। अब यहाँ से हम लोग को पता चला कि एक सेट है जिसमें 2 अवयव था। कितना अवयव था? 2 अवयव था। एक सेट है जिसमें 2 अवयव था, तो उससे कितना सबसेट बना? तो उससे 1 2 3 4 सबसेट बना ना। अब इसका फॉर्मूला होता है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसेट यानी उपसमुच निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n। 2 n क्या है? n अवयवों की संख्या है। n यहाँ पे रख दो, 2 दूनी के 4, यानी कि कितना सबसेट निकला था? 4 निकला था ना, बिल्कुल निकला था। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे आपको कि एक सेट है सेट बी में हमारे पास है 4 6 8 9। अब बोलेंगे फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, इससे कितना सबसेट बनेगा? अगर ये हम लोगों को निकालना है, उपसमुच निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर बी जो हमारा सबसेट है 4 6 8 9, इससे कितना सबसेट बनेगा ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे, बस इसका नंबर, अवयव का नंबर काउंट करेंगे, n 1 2 3 4 लिख दिए। अब 2 पे पावर n होता है फॉर्मूला याद रखना है सबसेट का, 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर 4 करेंगे, यानी कि 2 दूनी के 4 4 16। कितना सबसेट बनेगा? 16 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से आप इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए, तो कि अगर एक सबसेट है ए बराबर 8 4 3 6 5, तो इसका सबसेट का नंबर, कितना सबसेट बनेगा इससे? नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर n, फॉर्मूला है 2 पे पावर n। फटाक से बना करके बताओ, बन जाएगा? कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा। अब उसके बाद है घात समुच। उसके बाद क्या है? घात समुच बहुत ईजी है। अभी जो हम लोग पीछे सबसेट पढ़े हैं ना, जैसे कि एक सेट था, ए बराबर एक सेट था। अभी हम बताते हैं आप लोगों को, रुक जाइए। बहुत इजी है, 1 सेकंड में समझ जाइएगा, 1 सेकंड टाइम दीजिए। हमारे पास एक सेट ए जिसका अवयव है 1 और 2, अब हम अगर आपसे पूछे कि इससे कितना सबसेट बनेगा, तो आप तो फटाक से निकाल लीजिएगा कितना सबसेट बनेगा। तो 2 पे पावर n, यानी कि 2 पे पावर कितना अवयव है? 1 2, तो 2 के n के जगह पे लिखेंगे 2 दूनी के 4 सबसेट बनेगा ना। चलिए लिखते हैं। पहला सबसेट बनेगा कौन? 5 बनेगा। पहला सबसेट हमारे पास बनेगा 5। पहला सबसेट हमारे पास कौन बनेगा? 5 बनेगा, ठीक है। फिर एक और सबसेट हमारा कौन सा बनेगा? 1 बनेगा। एक और सबसेट कौन सा बनेगा? 2 बनेगा। एक और सबसेट कौन सा बनेगा? 1 और 2 बनेगा। अब टोटल को अगर हम एक सेट के अंदर डाल दें, यानी कि सिंपल आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है कि एक सेट का जितना सबसेट पॉसिबल है, जब जितना सेट पॉसिबल है उसको जब हम एक सेट बना देते हैं, उसी को हम लोग घात समुच या पावर सेट कहते हैं। समझ में आया? एक सेट से कितना सबसेट बनना पॉसिबल है, जब उसको हम लोग एक सेट में बंद कर देते हैं, उसी को हम लोग घात समुच यानी पावर सेट कहते हैं। बहुत ही इजी है। कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत होगा इसमें?
हाँ, बहुत इजी है, बस सिंपली आपको ये बात याद रखना है कि एक सेट को हम लोग, जितना बार हम रिपीट कर रहे हैं एक ही बात को आप ध्यान दीजिए कि एक सेट को हम लोग कितना सबसेट बना सकते हैं। तो जितना सबसेट बना सकते हैं उस सारे सबसेट के संग्रह को हम लोग इसी को कहेंगे पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया, जो बताइए। अब है नीचे दिए गए समुच्चय पर विचार कीजिए। जो पीछे हम पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर एक फाई ए 1 3 है, ए एक सेट जो कि 1 3 है, बी एक सेट जो कि 1 5 9 है, सी एक सेट जो कि 1 3 5 7 9 है, तब आपको बताना है प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक, यानी कि ये हमको क्या बताएगा कि सबसेट है। अगर हम ए बी ऐसे लिखे हैं इसका मतलब क्या है कि ए बी का सबसेट है। तो अब बताना है कि फाई जो है फाई बी का सबसेट है। तो सबसे पहले हम लोग को फाई देखना है। तो हम तो पहले ही बता दिए थे कि फाई सभी का सबसेट होता है, कोई सेट हो दुनिया में सभी का सबसेट होगा फाई। जैसे कि फाई है बी का सबसेट है बी में 1 5 9 है, होगा यार सबसेट होगा। ए जो है बी का सबसेट है ए, तो ए में कौन कौन है 1 3, तो क्या बी में 1 3 है? नहीं है। सिंपली बस ऐसे देखो, पूछ रहा है ना कि ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है, तो क्या ए का सभी अवयव बी में है? अगर ए का सभी अवयव बी में है तो हम लोग कहेंगे सबसेट है, नहीं है तो कहेंगे नहीं है। ए का सभी अवयव बी में है तो ए में 1 3 है, बी में 1 3 है, नहीं है, यानी कि ए का सभी अवयव बी में नहीं है, यानी ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं है। ए सी का सबसेट है ए, तो ए का सभी अवयव सी में है 1 और 3, 1 और 3, हाँ ए का सभी अवयव सी में है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बी का सभी अवयव सी में है, बी का सभी अवयव सी में है, बी में 1 5 9 है, इसमें 1 5 9 है, हाँ है। क्या बी का, जितना बोलते उतना ध्यान से सुनो पहले तुम लोग, बी का सभी अवयव सी में है? बिल्कुल है। तो हम कहेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। सिंपली ऐसे याद रखना हम लोगों को कि जब हम लोगों को ये निकालना हो कि कौन किसका सबसेट है, तो सिंपल वे में ध्यान रखना है कौन किसका। जैसे कि हम कौन किसका पूछ रहा है, सबसे पहले याद रखना है कौन किसका पूछ रहा है। जैसे कि हम पूछ रहे थे कि ए बी का सबसेट है कि नहीं, तो सिंपली देखना है कि ए में जितना अवयव है, ए में जितना अवयव है क्या बी में है? तो ए में अवयव जितना था बी में नहीं था, तो ए बी का सबसेट नहीं है। बी में जितना अवयव है क्या सी में है? तो बी में जितना अवयव था सी में था, तो बी जो है सी का सबसेट होगा। सिंपल देखना है हम लोगों को, सिंपली बस एकदम जितना बोल रहे हो उतना याद रखो ना, उससे ज़्यादा कुछ इधर उधर चाई चू करने नहीं। कहीं पे लिखना है तो लिख लो उसको, क्या कि जिसको देखना है हम अपने भाषा में लिखना, बी सी का सबसेट है या नहीं ये देखना है। तो बस होना ये चाहिए कि बी के सभी अवयव सी में होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं मतलब है कि सी में कितना अवयव है नहीं, बस यही देखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फाई जो है फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, जो कि शुरू में पढ़े थे। फाई दुनिया में कोई सेट हो, फाई सबका उपसमुच्चय है। समझ में आया? क्योंकि फाई मतलब नथिंग और कुछ में नहीं सब में होता है। फिर हमारा है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट बहुत ही ईजी है। ईजी वे में हम इसका आपको एग्जांपल देंगे और आपको समझ में भी सार्वत्रिक समुच्चय को, कि अगर यहाँ पे एक सेट मान लेते हैं, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है जिस 1 2 3 4 5, सेट बी दिया हुआ है 1 2, सेट सी दिया हुआ है 4 5 3, एक और सेट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 3 2 4 5। अब अगर पूछे हम कि इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन है, तो बस आपको इतना देखना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेट, एक दो एग्जांपल लेंगे, दोनों समझ में आ जाएगा। एक सेट लिए ऑल एनिमल्स का, किसका लिए? ऑल एनिमल्स मतलब सभी जानवरों का। एक और सेट लिए जिसमें हम लिखे हैं टाइगर लायन, लिखे हैं। एक सेट है जिसमें ऑल एनिमल्स है, एक सेट है जिसमें टाइगर लायन है। तो क्या जब हम टाइगर लायन कहेंगे तो ऑल एनिमल्स हो जाएगा, सभी जानवर आ जाएगा इसमें?
नहीं आएगा। लेकिन क्या जब हम ऑल एनिमल्स कहेंगे तो टाइगर लायन इसमें आ जाएगा। समझिए जो हमें बोल रहे हैं इस बात को अगर समझ गए यूनिवर्सल सेट क्या होता है समझ जाइएगा। क्या हम जब टाइगर लायन बोलेंगे तो क्या सभी जानवर दुनिया का इसमें आ जाएगा? इस सेट में 20 सेट में दुनिया का सभी जानवर आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बोले हैं ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, तो क्या इसमें टाइगर लायन नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। सिंपल वे में हम लोगों को याद रखना है कि जो सेट चाहे ये हो चाहे वो हो, जैसे ये सेट इस सेट को भी अपने अंदर समा ले, या ये सेट इस सेट को अपने अंदर समा लेता तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाता, ये हो जाता। लेकिन अभी ये यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि जब हम इस सेट को कहेंगे तो इसमें ये भी आ जाएगा। ऑल एनिमल्स में तो टाइगर लायन भी आ जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू। ये दोनों में तो यूनिवर्सल सेट वो था। क्या हम समझाने में सक्षम हो पाए हैं? हाँ, आपको जो हम बताना चाह रहे हैं क्या हम समझ आ पाए हैं? अब अगर आप इसको समझ गए हो तो इसमें बताइए, कमेंट में बताइए ABCD में कौन यूनिवर्सल सेट है। तो आप फटाक से कहिएगा कि हमारा ए होगा यूनिवर्सल सेट, ए होगा यूनिवर्सल सेट। कहिएगा या नहीं कहिएगा? फटाक से बोलिएगा ना, ए हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। क्योंकि इसमें जो भी अवयव है यू यूनिवर्सल सेट, सब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन इसमें जो भी अवयव है सभी में है? नहीं है। इसमें जो भी अवयव है सभी में है? नहीं है। इसमें जो भी अवयव है सभी में है? नहीं है। लेकिन इसमें जो भी अवयव है वो सभी में है, इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। समझ में आया? हाँ, समझ में आया या नहीं आया? एकदम सिंपल वे में इस तरह से हम लोगों को याद रखना है। इसमें जो भी अवयव है, इसमें जो भी अवयव है, इसमें जो भी अवयव है सभी में है यूनिवर्सल सेट। ऐसे याद रखो ना, एक व्यक्ति है जिसके पास सारा पावर है, बाकी छोटा छोटा पावर बटा हुआ है, जिसके पास सारा पावर है वही ना यूनिवर्सल पावर कहलाएगा। हाँ, बाकी तो छोटा छोटा है ना, कि उसके पास छोटा सा ये एक एरिया का पावर है, उसके पास छोटा सा ये एरिया का पावर, उसके पास छोटा सा ये एरिया का पावर। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास सारा एरिया का पावर है, तो वो यूनिवर्सल कहलाएगा। ऐसा ही इसको याद रखना है। इसके पास सारा सब सेट है, सब का अवयव है, इसका भी अवयव है, इसका भी है, इसका भी है। इसके पास ये तीनों का अवयव है। लेकिन क्या इसके पास तीनों का अवयव है? क्या इसके पास तीनों का अवयव है? क्या इसके पास तीनों? नहीं, इसके पास है। ये हमारा कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम आ जाते हैं वेन आरेख को समझाने पर। वेन आरेख को समझाने पर जो कि यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड है। वेन आरेख में बस कुछ नहीं है, सेट्स को बताया जाता है। जैसे कि इसमें यूनिवर्सल सेट एक है, इसमें एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। 1 2 3 ऐसे 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 10 तक है, यूनिवर्सल सेट है। फिर एक हमारे पास सेट ए है। सेट ए में हमारे पास है 2 4 6 8 10। समझ आया? तो इसको हम लोग वेन आरेख में बनाए हैं। फिर इसी प्रकार से एक और चीज़ था कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो 1 से 10 तक था, लेकिन एक सेट ए था, एक सेट ए था, ए में 2 4 6 8 10 था। लेकिन एक और सेट बन गया सेट बी, एक और सेट बन गया सेट बी। बी में कौन कौन सा अवयव है? तो बी में मात्र 4 और 6। मतलब ये भी हम उल्टी बता रहे हैं ना, इसी को उलट के हम आपसे क्वेश्चन में भी पूछेंगे। एक सेकंड रुक जाइएगा। यूनिवर्सल सेट 1 से 10 था ना यूनिवर्सल सेट, उसमें सबसेट ए भी था, देख लो अंदर है, बी भी है उसके अंदर है। अब क्वेश्चन अगर हम उलट के पूछ दें, क्वेश्चन अगर हम उलट के आपसे पूछ दें कि पहले पीछे आप अगर समझ पा रहे हो तो दोनों को मिला करके समझिएगा, ठीक है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, कौन सा है? एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयत से लिखते हैं और उसके जितने भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे उसको हम लोग सर्कल से लिखते हैं। पीछे आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग आयत के अंदर लिखेंगे, बाकी जो भी सबसेट छोटा छोटा है उसको हम लोग ऐसे छोटा छोटा बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बनाइए, इसी से सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास था ए ई आई ओ यू, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। उसका 2 सबसेट है, एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसमें ए ई है, और एक सेट बी है जिसमें केवल ई है। अब कहेंगे इसका वेन आरेख बनाओ। क्या बना? वेन आरेख बनाओ। क्या बना? वेन आरेख बनाओ। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए ये बनाए हम। उसके बाद उसके अंदर एक अवयव था, उसके लिए जो हमारा
क्या था, ए था, उसके लिए ये बनाए। फिर उसके अंदर एक और था जिसके लिए हम लोग और बनाए, यानी कि ये है, ये जो हमारा, इसको हम लोग रेक्टेंगल या स्क्वायर कह सकते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें अवयव कौन कौन सा है, ए, पहले रुक जाओ, अंदर से आना है, ठीक है। कभी भी शुरू से गलती करेगा तो गलती हो जाएगा, शुरू से करेगा तो गलती हो जाएगा। अंदर से आना है, अंदर सबसेट से आना है, तब यूनिवर्सल पे जाना है। फिर हमारा सबसेट ए था, तो ये वाला सर्कल को सबसेट ए मान लेते हैं, ये वाला सर्कल को, और ये वाला सर्कल को हम लोग मान लेते हैं सबसेट बी। बी में कौन सा अवयव है, ई है, बी में ई है। ए में कौन सा सबसेट है, बी में, ए में ये ई है। अब बचा जो इसमें लिख दो यूनिवर्सल में, कौन कौन सा बच गया, ए, इसमें कंफ्यूजन है ना, है ये हमारा बी, रेड से कर देते हैं इसको। इस सर्कल का नाम है ए, इस सर्कल का नाम है बी। अब देखो बी में कौन सा सेट है, अवयव है, ई है। ए में कौन है, तो ए है और ई है। पूरा में कौन है, पूरा में कौन कौन, ए हो गया, ई हो गया, तो ई तो हो ही गया। और कौन बचा है ए के अलावा, आई ओ यू, यही बन गया हमारा वेन आरेख। अब इसको अगर आप फिल कर पा रहे हैं तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सेट के अवयव ए आई ओ यू है। अब उसका एक सबसेट है ए जिसमें ए ई दोनों है, फिर उसका एक सबसेट है जिसमें केवल ई। ये हमारा वेन आरेख, समझ में आया। इसी चीज़ को हम यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन बना पा रहे होंगे तो आप एक क्वेश्चन बना करके दिखाइएगा। अगर ये क्वेश्चन बना लीजिएगा तो समझेंगे कि आप वेन आरेख समझ गए हैं। सिंपली वे में याद रखना वेन आरेख। जैसे हम अगर बोले कि एक यूनिवर्सल सेट दे दिए हैं ए बी सी डी, उसका एक सबसेट दे दिए हैं ए बी सी, उसका एक सबसेट दे दिए हैं बी सी। इसको आप लोग वेन आरेख कैसे बनेगा बना करके दिखाइए, इसका, इस सेट का वेन आरेख बना करके दिखाइए। अगर आप इसका वेन आरेख बना लेते हैं तो समझेंगे कि आपको समझ में आ गया है, आप इस चीज़ को कर पाइएगा, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, जो कि हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चय का सम्मिलन। दो समुच्चय को हम लोग कैसे मिलाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ पे लेकर के आए हैं कि एक हमारे पास मान लीजिए सेट ए था जिसका अवयव था 2 4 6 8, एक सेट बी था जिसका अवयव था 6 8 10 12। सबसे पहले यूनियन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, मतलब दोनों सबसेट को हम लोग मिलाने वाले, दोनों सेट को हम लोग मिलाने वाले हैं। जब मिलाने वाले लेंगे इसको हम लोग यूनियन कहते हैं, ए यूनियन बी ऐसे कहते हैं। एक था ए एक था बी, एक से ए को बी से मिला दो। सिंपली बस याद रखो किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना, बाकी जो इसका है लिख दो, फिर बाकी इसका जो है लिख दो, सिर्फ रिपीट नहीं करना है। जैसे कि इसमें 2 4 6 8 था, 2 4 6 8 लिख दिए, तो इसमें भी 6 था तो 6 तो इसमें लिखा गया इसके बदले, 8 तो इसी से लिखा गया, बाकी बचा 10 12 लिख दिए। समझ में आया। सबसे यही होता है हमारा क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट। अब इसका एग्जांपल देते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लो एक हमारे पास सेट है ए जिसका अवयव है ए ई आई ओ। एक हमारे पास और सेट है बी, एक और हमारे पास सेट है बी का अवयव कौन कौन है, बी का अवयव है ओ ई ए जेड। अब करना है हम लोगों को सबसेट करना है, ए सबसेट बी, ए यूनियन बी। अब क्या करना है हम लोगों को, अगर यूनियन करना है, क्या करना है यहाँ पे, यूनियन करना है। यूनियन करना है यानी कि समुच्चय बनाना है, मिलाना है। यूनियन करना है यानी कि समुच्चय करना, मिलाना। तब सिंपली सबसे पहले साइन याद रखना, ये होता है ए यूनियन बी का। पहले जो सेट ए है उसको लिख दो, सेट ए जो है उसको लिख दो, कंफ्यूज मत हो, जितना कहते करो। सेट ए को लिख दिया, अब बी को लिखो, लेकिन बी के लिखते वक्त ध्यान दो कि अगर पहले से वो अवयव लिखा गया है तो उसको नहीं लिखेंगे। जैसे कि बी में सबसे पहले ओ है तो वो तो पहले से लिख दिए हैं, इसको अब नहीं लिखेंगे। ई है तो ई तो पहले से लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखेंगे। ए है तो ए तो अभी स्मॉल वाला लिखे हैं, मान लेते हैं कैपिटल वाला कुछ और है तब, तो कैपिटल वाला कुछ और है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं लिखे थे हम। अगर हम अलग अलग इसको अवयव मान रहे हैं, इसको और इसको तब लिखे हैं, सेम रहता तो नहीं लिखते। अब जेड है तो जेड तो पहले से लिखा हुआ नहीं, तो अब जेड को भी लिखना पड़ेगा। सिंपल वे में भी मिला दिए, बस ऐसे ही तो समझना है आपको। समझ में आया।
बिल्कुल ऐसा ही समझना है। जैसे कि अगर हम एक के दे दिए हैं, सेट के दे दिए, क्वेश्चन है, बना करके बताइएगा आप लोग। सेट के का अवयव है 1 2 3 4, और एक और दिए हैं सेट एल का अवयव है हमारे पास 4 5 6 3। अब अगर हम कहें कि के यूनियन एल करो, के समुच्चय एल को मिलाओ, तो सिंपल में पहले हम क्या बोले, जितना के में है सिर्फ रिपीट नहीं करना, जितना के में है लिख दो, 1 2 3 4 लिख दिए। अब लिखने के बाद इसमें आ जाओ। अब देखो क्या 4 लिखना है या लिखा हुआ पहले से है, छोड़ो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से है तो दोबारा नहीं लिखना। 5 नहीं है लिखो, 6 नहीं है लिखो, 3 पहले से है, ये हमारा बन गया के यूनियन एल, के यूनियन एल। सिंपल वे में ऐसे याद रख पाइएगा या नहीं, जो बताइए, याद रख पाइएगा ना। तो अगर आप इतना याद रख पाते हैं तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, वेन आरेख में कैसे लिखेंगे कि अगर हम लोगों को पीछे आ जाओ, अगर हम लोगों को इस ए यूनियन बी को वेन आरेख में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी को वेन आरेख में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर अभी ये लिख देंगे, फिर आगे भी समझा देंगे। इसमें तो कोई यूनिवर्सल सेट है नहीं, रेक्टेंगुलर तो पाड़ेंगे नहीं। यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग वेन आरेख ऐसे बनाएंगे, 2 सर्कल लिए। अब देखो ये इसको मान लेते हैं सेट ए का सर्कल, इसको मान लेते हैं सेट बी का सर्कल। अब देखो हम लोग वेन आरेख में कैसे लिखेंगे, इसमें ऐसे अवयव को लिखेंगे, ए का ऐसा अवयव लिखेंगे जो सिर्फ ए के पास है। इसमें ऐसे अवयव को लिखेंगे जो कि ए के पास भी है और बी के पास भी है। समझ में आया? जैसे कि ए आई ओ, ये केवल ए के पास था, ए आई ओ ये केवल ए के पास था। लेकिन ई जो है वो किसके पास था, बी के पास भी था। ई जो है बी के पास था, उसको लिख दिए। अब इसमें केवल बी के पास कौन कौन है, केवल बी के पास, तो केवल बी के पास और कौन सा है इसमें ऐसा, देखिए थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, गलत हो जाएगा। ए में और कौन सा ऐसा अवयव है जो कि बी के पास भी है, तो और एक ई था और एक ओ था, है ना, ओ भी है। अब देखो ऐसा बताओ अवयव जो केवल बी के पास है, तो कैपिटल ए और जेड, ये बन गया वेन आरेख। अब इससे वेन आरेख से कितना सिंपली सब कुछ बता देता है कि ये जो हमारा बता रहा है यूनिवर्सल सेट, इसमें पता चल रहा है कि सबसेट ए में ए आई ओ था, ई और ओ दोनों में था, और ए और जेड केवल लोगों को निकालना है सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में बस सिंपली हम लोगों को एक वर्ड पे ध्यान देना है, कॉमन। जो कॉमन मिलेगा उसको लेना है, बाकी को छोड़ना है। क्या करना है जो आगे बताते हैं। अब एक बात और याद रखना है, अगर यू ऊपर की ओर है, ए यूनियन बी, अगर यू ऊपर की ओर है उसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी, यानी दोनों को मिला देते हैं। अगर यू नीचे की ओर हो, हम उन लोगों को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि उसमें घटाना होता है। कैसे घटाना होता है, तो जो कॉमन है उसको लो, बाकी को छोड़ो, जो कॉमन है उसको लो, बाकी को छोड़ो, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले इससे, तो क्या निकलेगा, तो देखो, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं है, छोड़ो। 4 इसमें है, नहीं है, छोड़ो। 6 इसमें है, ले लो। 8 इसमें है, ले लो, बाकी से मतलब ही नहीं है। यानी कि कुल मिला करके जो 2 सेट्स का कॉमन एलिमेंट्स होगा, जो 2 सेट्स का कॉमन अवयव होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो 2 समुच्चयों का कॉमन होगा उसी को इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग बना करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन को, कि अगर ए एक सेट है ए जिसका अवयव है 1 2 3 4 5, एक सेट है बी जिसका अवयव है 4 8 3 6 1। अब 2 चीज आप लोगों को निकाल के कमेंट में जरूर लिखना है सुंदर से, ए यूनियन बी क्या होगा और ए
इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा कमेंट में फेंक के मारिए, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कमेंट में फेंक के मारिए, जल्दी बताइएगा क्या होगा। अब यहाँ से एक बात आपको याद रखना है कि अगर कभी ऐसा हो कि एक सेट है ए, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक सेट है बी 2 3 4, लेकिन बात यह है कि बी जो है वो ए का सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ ए। बस बात ये है कि बी जो है ए का सबसेट है। अगर कैसा ऐसा कभी हो कि ए एक सबसेट हो, ए का एक सबसेट हो बी, ए सेट है जिसका अवयव है 1 2 3 4 5, बी एक सबसेट है जिसका अवयव है 2 3 4, और ऐसा कभी हो कि एक सबसेट दिया हुआ हो कोई सेट का और पूछे उसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए हम लोगों को पता है कि बी जो है सबसेट है ए का, बी जो है सबसेट है ए का, बी जो है सबसेट है ए का, और इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला है। तो देखो इसका इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, 2 है, 2 इसमें भी है कॉमन है तो लिख दो, 3 है, 3 इसमें भी है कॉमन है लिख दो, 4 है, 4 इसमें भी है कॉमन है लिख दो। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकला। ध्यान से देखो ये इंटरसेक्शन बी को, कुछ इसमें दिख रहा है आपको तो आप फटाक से कहिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ और नहीं, बी ही तो है, जो हमारा बी था वही ना है, बिल्कुल वही है। तो इससे आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि जब कोई भी सेट का सबसेट दिया हुआ हो, कोई भी सेट का सबसेट दिया हुआ हो और उसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहे, तो जो सबसेट दिया हुआ है वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाता है। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि जब बी जो है ए का सबसेट है और ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा जो इंटरसेक्शन निकलेगा वो बी ही हो जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल में देखा ना कि ए एक सेट था, उसका सबसेट था बी, तो जब हम लोग जानते हैं कि सबसेट बी है ए का और ए से बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमारा बी ही हो जाता है आंसर। ये बात है समझने योग्य। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत बहादुर हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे थोड़ा ट्राई कीजिए, समझ जाइएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? अब हम लोगों को निकालना है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने से पहले एक एग्जाम्पल हमको बना करके बताइए कि अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसका मान है 2 4 8 9 6 और हम आपको बता दें कि B इज अ सबसेट ऑफ A और यहाँ पे B एक सेट दिए हैं जिसका वैल्यू है 4 8 6 9, तब बताइए कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, फटाक से बताइए। इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। हाँ अब बताइए, हम अभी बताए हैं कॉन्सेप्ट जिस पे आपको अमल करना है, महल नहीं कर देना है, अमल करना है। ध्यान रखना है कि अगर कोई सेट ए है और उसका सबसेट बी है और उसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहेगा तो जो हमारा सबसेट है वही उसका इंटरसेक्शन हो जाता है ना। इसको निकाल के भी देखते तो ये कॉमन था तो ये लिखा ही जाता, ये निकल गया हमारा इंटरसेक्शन। समझ में आया? अब यहाँ से अगर हम लोग कहेंगे समुच्चयों का अंतर निकालने के लिए डिफरेंस ऑफ अ सेट, बहुत ही सिंपल है। एक समुच्च ए है, एक समुच्च बी है और निकालना है ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ अ सेट। सिंपली डिफरेंस ऑफ अ सेट तो इजी है। ए है, क्या इसमें एक है, इसमें क्या इसमें एक है, नहीं है तो नहीं घटेगा। 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 से 2 घट गया। 3 है, इसमें 3 है, नहीं है तो नहीं घटा। 4 है, इसमें भी 4 है तो 4 से 4 घट गया। 5 है, इसमें 5 है, नहीं है तो नहीं घटा। 6 है, इसमें 6 है तो घट गया, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? a माइनस बी जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 3 5। अगर हम b माइनस ए निकाले तो यही कंफ्यूजिंग है, यही समझने योग्य है। b माइनस ए निकाले तो दो को देखो, देखा 2 को, क्या 2 इसमें है तो ये तो घट गया। 4 को देखो, क्या 4 इसमें है तो घट गया। 6 को देखो, क्या 6 इसमें है तो घट गया।
8 है, इसमें 8 है नहीं है तो नहीं घटा। ये डिफरेंस है दोनों का कि अगर a माइनस बी बोलेगा तो 1 3 5 आएगा और b माइनस a बोलेगा तो 8 आएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया जो बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए। समझ में आया आपको या नहीं आया जो कमेंट में आप जरूर बताइए। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। हाँ, अगर a माइनस बी निकालना है तो सिंपल हम लोगों को क्या देखना है, हर एक अवयव को पकड़िए, क्या इसमें है, अगर है तो घट गया छोड़िए, अगर है तो घट गया छोड़िए, और नहीं है तो नहीं घटा उसको लिखिए। इस तरह से जैसे हाँ हम जो तरीका बता रहे हैं ना, वो तरीका अगर आप याद रखते हैं तो बहुत बेहतर कीजिएगा, याद भी रख पाइएगा, और नहीं याद रख पाते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? नहीं दिक्कत होगा। ये था हमारा समुच्चयों का अंतर। एक क्वेश्चन देते हैं और आप बना के बताइए कि अगर एक सेट है A बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, एक सेट है B जो कि है 2 3 5 6, जो कि सबसेट नहीं है, पहले ही बता देते हैं। तब आप बताइए कि A यूनियन B क्या होगा। कमेंट में सबके आंसर फेंकिएगा। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A माइनस B क्या होगा और B माइनस A क्या होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि A यूनियन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A माइनस B क्या होगा, B माइनस A क्या होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे तो ये सारा क्वेश्चन आप बनाइए, बहुत मजा आएगा आपको बनेगा तो। चलिए बना करके बताइएगा, बनेगा या नहीं बनेगा जो बताइए। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। सबसे पहले A यूनियन B निकालना है तो A यूनियन B में सबको मिला देना है, बस रिपीट नहीं करना है कोई भी नंबर को, ठीक है। हम बना ही देते हैं, अब बना लीजिएगा, मिला लीजिएगा, हम बना ही देते हैं। A यूनियन B, तो A में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब B में देखो, B में लिखते समय बस ये देखना है कि मिले ना। 2 तो इसमें हम लिख चुके हैं, चलो रहने दो। 4 तो लिख चुके हैं, 3 तो लिख चुके हैं, 5 तो लिख चुके हैं, छोड़ो, बन गया A यूनियन B। अब A इंटरसेक्शन B बनाना है, ठीक है। तो कॉमन वाला को देखो, 1 इसमें है नहीं है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, बाकी से तो मतलब ही नहीं है। अब A माइनस बी देखो, अब A माइनस बी देखो, एक इससे एक घटा नहीं घटा तो 1 लिखा गया, 2 से 2 घट गया, 3 से 3 घट गया, 4 से 4 घट गया, 5 से 5 घट गया, 1 ही हो जाएगा। B माइनस A देखो, 2 से 2 घट गया, 4 से 4 घट गया, 3 से 3 घट गया, 5 से 5 घट गया, 6 बचा सिर्फ। समझ में आया कितना इजी था? ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान से याद रखना है, समझना है। A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ से आप लोगों का काम शुरू होता है, मेरा काम होता है ख़त्म। अब आप लोगों को यहाँ से हर एक टॉपिक वाइज जा कर के NCERT का सॉल्यूशन करना है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तरीका थोड़ा अगर अलग लगे, कुछ भी समझ में आए, तब कमेंट में आपको बताना है कि हाँ समझ में आया, अच्छा लगा। आप कैरी ऑन कीजिए, फिर हम NCERT का सॉल्यूशन भी करवाएंगे। और नहीं समझ में आया तो जितना देखे उतना ही देख के चली जाइए आप, और क्या। अगर आपको समझ में आया, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप कमेंट में हमको बोल सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा, आप और NCERT का सॉल्यूशन करवाइए। और नहीं समझ में आया तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ट्राई करेंगे बेहतर करने का। तो ये था हमारे चैप्टर 1 का 2 वीडियो, जिसमें हम चैप्टर 1 के बेसिक बातों को बता चुके हैं। और भी बातें जो अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर है तो उसको हम NCERT सॉल्यूशन करवाएंगे, उस समय बता देंगे। बाकी हो ही गया और कुछ नहीं, NCERT बनाइए, बन जाएगा आपसे, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये 2 वीडियो हो गया सेट्स चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो फलन का आएगा, संबंध एवं फलन का, ठीक है। वो एक वीडियो में खत्म करेंगे, संबंध एवं फलन। तो समझ में आया है नहीं, कमेंट में जरूर बताया कीजिएगा।